नमस्कार दोस्तों। देखिए, शिक्षा हमारे जीवन का आधार है और छोटे से लेकर बड़े तक, यहाँ तक कि मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी से हम लोग सीखते ही रहते हैं। शिक्षा के बिना जीवन को सोचना भी शायद बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही हम कभी शिक्षा की बात करते हैं और बेसिक शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही छवि आती है कि अरे यार, ये तो सरकारी स्कूल है, इसमें कहाँ पढ़ाई होती है। लेकिन इसी मिथक को ख़त्म करने वाले और एजुकेशन को एक नई राह देने वाले, बच्चों को गांव से निकलकर एक नई उड़ान देने वाले राज्य पुरस्कार से सम्मानित श्री महेंद्र प्रताप जी आज हमारे बीच में हैं। उनकी जर्नी पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं श्री महेंद्र प्रताप जी का। नमस्कार सर। तो सर, आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना और महेंद्र प्रताप बेसिकली इज़ नॉट ए नेम, आई थिंक दैट इज़ ए ब्रांड। तो मैं शुरुआत से ये चर्चा ये करना चाहता था आपसे कि आपने खैर बहुत कुछ यहाँ पे किया, स्कूल्स में आपने इतना कुछ कर दिया है, काफ़ी लोग आपके आते आते भी रहते होंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि क्या बचपन से आपने यही एक सपना देखा था, यानी कि आपका बचपन कैसे गुजरा है, कुछ इस संबंध में बताइए। सर, सच बताऊं तो मैंने कभी भी टीचर बनने का सपना देखा ही नहीं था। माफ़ कीजिएगा, अच्छा। मुझे ये कहने में झिझक भी नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। मैं शुरू से ही पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। अच्छा। और पुलिस में गया भी, पीएसी में रहा हूँ, बारलेस में रहा हूँ। जी जी। लेकिन जो पोस्ट या जो पद चाहिए था वो नहीं मिला और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि बेसिक एजुकेशन में आ गया। और साथ ही साथ ये था कि मेरे पिताजी की बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं एजुकेशन सेक्टर में ही आऊँ। अच्छा अच्छा। फिर धीरे धीरे कभी कुछ ऐसी घटना रही जो मुझे परिस्थितियाँ इधर ले आई और तब मैंने ये जाना सर कि शायद पुलिस या अन्य विभाग से ज़्यादा चुनौतियाँ हमारी इस सेक्टर में है, बेसिक एजुकेशन में है। अच्छा, यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि पुलिस में बहुत चुनौतियां हैं। और सर मैं सर वहाँ रहा हूँ, चुनौतियाँ जरूर हैं। जी जी। लेकिन शायद पुलिस में मैं या कोई भी अधिकारी या भी कोई भी कर्मचारी चंद लोगों को क्राइम करने से रोकता है या फिर उसको पकड़ के आगे न क्राइम हो ऐसा कुछ कर सकता है। जी जी। लेकिन अगर एजुकेशन सेक्टर से देखा जाए तो हम उस पथ पर बच्चों को बढ़ने से रोक ही देते हैं। अगर हम प्रॉपर तरीके से उनको एजुकेट कर देते हैं, शिक्षित कर देते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि कौन सी चीज़ अपराध की तरफ जा रही है। तो इस तरह हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं शिक्षा विभाग से। शिक्षा, हाँ, क्योंकि बच्चे, अगर हम उचित शिक्षा उनको मिलती है तो वही चल के आगे अधिकारी हैं, वही चल के आगे समाज का निर्माण तो बच्चे ही करेंगे आगे चल के। थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में कुछ बताने की। सर, बचपन कैसा में बचपन आपका रहा, उस ज़माने की शिक्षा और आज के ज़माने में क्या डिफरेंस आया? सर, चूँकि मैं यहाँ मैनपुरी प्रॉपर से का निवासी हूँ और बचपन में किसी गांव से तो बिलोंग नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर बाबा लगभग 50 साल पहले मैनपुरी में आके बस गए थे। अच्छा अच्छा। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी मैनपुरी में ही हुई, जनपद के में ही हुई है। और उस समय पापा जी चूँकि पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर रही जी, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस वजह से उन्होंने मुझे दादा दादी के पास ही छोड़ा हुआ था। तो 1 से लेकर 4वीं क्लास तक मैं यहीं पढ़ा हूँ। जी। बेसिक एजुकेशन जो भी है वो यहीं हुई थी। और उस समय चूँकि यहाँ ग्रामीण परिवेश में नहीं रहा तो जो प्राइवेट स्कूल थे उसी में पढ़े। तो ऐसा मैं ग्रामीण परिवेश के बारे में उस समय बहुत प्रत्यक्ष तौर से मैं नहीं उन पर बता सकता था। हाँ, तो अभी जैसा आपने बताया कि ऐसा कोई पर्पस भी नहीं था कि नहीं हमें टीचर ही बनना है। नहीं सर, वो तो लेकिन जब आ गए तो महकमे में, तो फिर उसके बाद वो सर कहते हैं ना कि जब जलेबी की तरह उलझ गई है जिंदगी, जी जी जी, क्यों ना चाशनी में डूब के मजा लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कहीं ना कहीं एक मैंने कोटेशन पढ़ी थी, वो भी ये भी थी कि जिंदगी जीने के 2 ही सरल तरीके हैं जी। या तो आप जिसे चाहते हैं उसे पालो, या जो आपको मिल गया है उसको चाह लो। जी जी। तो सर चाहा था पुलिस ऑफिसर बनना, नहीं पा सके, कुछ भी कारण नहीं हो, लेकिन जो मिल गया उसको चाह लिया। अब इसी में बहुत अच्छा लगता है सर।
और मैं ये भी देखता हूँ कि जैसे अक्सर टीचर्स कहते हैं कि संसाधनों की कमी है, मतलब तमाम तरह के एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, मतलब क्या ये सही है, वास्तव में सही है, या मिथा के खाली है? सर वास्तविक तौर से अगर तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं आप निजी विद्यालयों में और सरकारी विद्यालयों में, तो संसाधन का तो अभाव है ही है। जी जी साथ ही साथ सबसे बड़ा अभाव ये है कि हमें कक्ष के हिसाब से टीचर्स नहीं है, जी हमारे क्लासरूम्स नहीं है। जी जी, क्लासरूम के हिसाब से नहीं। हम दो कक्ष में पाँच पाँच कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं, विभिन्न स्तरों के बच्चे हैं, जी टीचर पर्याप्त नहीं है। जी जी तो संसाधनों के अभाव में हम अच्छा कर जाएंगे, जी। लेकिन प्रॉपर हमें टीचर्स और कक्ष तो मिल जाए सर। थोड़ा हाँ, ये कहीं ना बात कहीं सही ये है कि हाँ, थोड़ा सा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हाँ डेवलप हो हाँ जाए तो जो कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा उससे अच्छा और बेहतर कर पाएंगे कर सर। सकते हैं। और सही बात भी है कि अगर अगर संसाधन अच्छे हों तो जो लोग वंचित रह गए हैं, जो टीचर्स वंचित हैं इस चीज़ से भी, उन स्कूलों में भी अच्छा किया जा सकता जी है। जी। आई थिंक सो। तो महेंद्र जी, अभी जैसा आपने बताया कि आप जब टीचर बन गए तो उसके बाद आपने इसकी शुरुआत कैसे की? मतलब जैसे कि भाई कोई भी परिवर्तन एकदम तो होता नहीं है। सर चूँकि हुआ ये था कि मैं बारलेस में था जी और मायावती जी की गवर्नमेंट थी, जी। उन्होंने पिछली भर्तियों को सबको बर्खास्त कर दिया गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और चूँकि मैं पहले से ही थोड़ा पुलिस की तैयारी कर रहा था, पहले वायरलेस में आ गया। एक समय ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि अब इधर नहीं बढ़ पा रहे, या फिर हमें सब इंस्पेक्टर के लिए जो फॉर्म डाला था उसमें इंटरव्यू के बाद सफलता नहीं मिली। जी। तो फिर मैंने सोचा कि इस सेक्टर में जहाँ मैं नहीं जा रहा था, लेकिन वो बीएड की मार्कशीट मिल गई, एक्स स्टूडेंट रहा हूँ बीएड में मैं। अच्छा अच्छा। तो जब वो मिल गई, मेरे छोटे भाई ने और परिवार ने बहुत साथ दिया, क्योंकि मैं तो जॉब में था, और इधर उनके सहयोग से मुझे वो मिल गई। उधर वायरलेस में जाने के बाद में सब कुछ ठीक चल रहा था, और मायावती जी की सरकार ने वहाँ बर्खास्त कर दिया। अच्छा अच्छा। तो पहले पीएससी छोड़ी, वायरलेस में गए, वायरलेस से बर्खास्त हुए, फिर घर बैठे। तो 6 महीने जो घर बैठे थे, तो उसमें अच्छा। समाज के बड़े ताने सुनने को मिलते थे। हाँ, ये तो बात है। तो सामाजिक तौर से जब आप आगे बढ़ेंगे सर, तो उन्हें शायद उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आप नीचे गिरते हैं हाँ, तो उस तो समय तो कहीं ना बड़ा कहीं कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा मजा आता है बोलने में कि अरे तो हाँ ये देखो। हमें भी लगा चलिए ठीक है भाई, मेरे पास ऑप्शन एजुकेशन का भी है, और यहाँ भी कोर्ट कचहरी करके कहीं ना कहीं सफलता तो मिलनी है। बिल्कुल। उस समय फिर मैं जब वैकेंसी आई इसकी टीचिंग की, तो टीचिंग में आ गया। उसके बाद फिर मैं वापस नहीं गया उधर। शुरुआत में बदायूं में ट्रेनिंग की थी हमने, अच्छा अच्छा। SBTC बदायूं से हूँ सर, डाइट बदायूं से। तो उसमें जब इंटर्नशिप के लिए जाते हैं जी। 1 महीने के लिए, तो मुझे पहला विद्यालय मिला था सिटोलिया फुक्ता। अच्छा अच्छा। और सर इतना दूरस्थ था, शायद इतना हाँ, मेरे को सुना है मैंने कि काफी इंटीरियर है ये। बहुत ज़्यादा सर। काफी इंटीरियर है। गंगा नदी के किनारे पे था सिटोलिया फुक्ता, और कटरी क्षेत्र था। बाइक से जाते थे, बहुत मुश्किल से तो पहुँचते थे। जी जी जी। छात्र संख्या भी बच्चों की 25 के समथिंग रही थी। वहाँ पास में ही एक विद्यालय चला रहे थे बिना गैर मान्यता का। अच्छा। क्योंकि जब हम गए तो अपने अच्छे से काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले तो लगभग उनसे दुश्मनी सी हो गई। वो हाँ, वो कहते बच्चे आना इधर शुरू हो गए आप होंगे। जाइए, हाँ। आप नुकसान कर रहे हैं हमारा। मैं कहा भैया मैं ट्रेनिंग करने आया हूँ, ट्रेनिंग तो करूँगा। जी। तो वहाँ छात्र संख्या बढ़ी, बढ़ गई और ऑटोमेटिक। उसके बाद में जब हम चले आए तब तो बात अलग रही सर। लेकिन वहाँ तक पहुँचना बड़ा ही समस्याप्रद रहा। डेली जाना था, और सही उसके बात बाद में पगडंडियों पे जाना, मेड़ पे बाइक चलाना। वो बड़ा। साथ ही साथ उस समय का दौर था जब स्कॉलरशिप आती थी बच्चों की, छात्रवृत्ति से। अच्छा 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 अच्छा। जी 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 जी। तो चूंकि बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, हर किसी के लिए 300 रुपये भी मायने बहुत रखते थे। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो उसमें होता क्या है सर, कुछ बच्चों की नहीं छात्रवृत्ति आई, तो जो वहाँ की हेडमैन थी उनको लोग बांट के बोल रहे थे कि अरे आपने हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है वगैरह। जी जी जी। तो फिर मैंने उनसे बात की, मैं भाई ऐसा है कि किस कुछ कारण रहा होगा, आपकी नहीं है, ये अगले चरण में आ जाएगी। तो वहाँ कुछ महिलाएं ऐसी थी जो शायद आर्थिक संपन्नता नहीं है उन पे, लेकिन उन्होंने इस बोल्डली कहा कि तुम्हारी बाइक छीन लेंगे, हम मोटरसाइकिल तुम्हारी छीन लेंगे और यही बांध के डाल लेंगे। तो हमने कहा देखिए आपको जो छीनना है छीनिए, लेकिन अगर छात्रवृत्ति नहीं आई है तो इसमें दोष हमारा नहीं है, और आ जाएगी अगली चरण गवर्नमेंट में। की पॉलिसी है इसमें। हाँ। तो शिक्षक को ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ का जनता या जाके अभिभावक
जी जी अशिक्षित हैं या कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी फेस करना पड़ता है। उनकी कुछ कई तरह की बातें सुननी पड़ती हैं कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम्हारा ये छीन लेंगे, तुम्हें बांध के डाल लेंगे। तब मुझे लगा यार पुलिस से ज़्यादा चैलेंजिंग ऑफिस चुनौतियां तो यहाँ पर हैं। इनको भी बदलना है, इनके अभिभावकों को भी बदलना है, उनकी सोच बदलनी है। वहां से फिर लगा कि नहीं, अब तो कुछ मजेदार नौकरी है, कुछ और करना है, एक चैलेंजिंग जॉब के लिए। फिर उसके बाद में पहली पोस्टिंग हुई थी सर, बजीरगंज स्कूल है जी। वहां पर मात्र 20 बच्चे थे, छोटा सा मजरा था। तो वहां पर जब काम करना शुरू किया, दरवाजे खिड़कियां सब टूटी तो खुद ही ठोक पीटिए, तो पैसे नहीं आते थे इतने। जी जी, खुद ही करना पड़ता है। 5,000 रुपए आते थे उसके नाम पर, विकास के नाम पर या फिर अनुदान के नाम पर। तो उसमें सब कुछ करके ठीक ठाक करके कुल मिला के 2 साल की नौकरी वहां की मैंने जॉब की। 2 साल में काफी परिवर्तन कर दिया था। 84 बच्चे हो गए थे, 84 बच्चे नामांकित हो गए थे। अपने मजरे के साथ साथ दूसरे गांव के बच्चे भी मेरे पास आने लगे। तो अच्छा रहा। तब से तो फिर ये लगा कि जहाँ रहना है वहाँ कुछ अलग करके लगना चाहिए कि हाँ विद्यालय चल रहे हैं, और सरकारी जो विद्यालय है उनकी अलग छवि बनानी है जी। तो यूं लगातार अभी तक 6 विद्यालय में रह चुका हूँ, और 6 विद्यालयों में से कुछ में बहुत कम समय के लिए रहा हूँ, और ये जो विद्यालय रहा है हमारा नाहिली तो उसमें अब मुझे लगभग 9 साल होने वाले हैं, क्योंकि ट्रांसफर नहीं मिल रहे हैं या फिर मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो ये रहा है सर। और हर विद्यालय में छात्र संख्या बढ़ी भी है, और चुनौतियाँ तो बड़ी अच्छी अच्छी आई हैं सर। हाँ, तो वही चर्चा भी आपसे करेंगे। अब जैसे अभी आपने जिक्र किया कि चुनौतियाँ, तो ये नाहिली में जब आप आए यहाँ पर मैनपुरी में, क्योंकि सबसे लंबा कार्यकाल आपका यहीं करा है, तो क्योंकि ये भी इंटीरियर ही है, कोई ऐसा एकदम परिवेश में नहीं है, मैनपुरी के थोड़ा सा इंटीरियर है। वहाँ पर आपको क्या समस्याएं आई बच्चों को लाने में? सर मैं अंतर्जन के ट्रांसफ़र पे आया था, और उसके बाद में पहली पोस्टिंग मुझे मिली थी लपगमा में। अच्छा, लपगमा स्कूल का। जी जी। तो पहले तो उसका भौतिक परिवेश बदला, और वहाँ पर भी अच्छा किया। और जब पदोन्नति हुई जी, तो पदोन्नति की वजह से, चूंकि मैम की पोस्टिंग, मेरी वाइफ की पोस्टिंग नाहिली सेकंड में थी, अच्छा, और नाहिली फर्स्ट खाली मिल गया मुझे। अच्छा, तो मैडम ने कहा साथ चलेंगे, और पेट्रोल का खर्चा भी बचेगा, ऑब्वियसली। तो हमने वो ले लिया। लेकिन सर यकीन मानिए, जब मैंने उसे लिया और पहली बार उस स्कूल को देखा है, तो अपने ही निर्णय पर पछता रहा था। हाँ, क्योंकि मैंने भी सुना था नाहिली के बारे में, ये विद्यालय जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इतना ठीक किया, बच्चों की छात्र संख्या बढ़ा लिया, उसे छोड़ना है। जी जी जी। और क्योंकि अब निर्णय हो चुका है, फिर लगा कि मुझे करना तो यहाँ पर भी है। और हालात वहाँ के ये थे, भवन बहुत जर्जर था जी। रसोई ऐसी जगह थी जो मैं बता नहीं सकता, शौचालय की बिल्कुल बगल में थी, और टूटा फूटा गड्ढे, सब चीज़ें। तो कुछ चीज़ें तो कुछ परिचित के लोग थे, दोस्त थे, उनसे हेल्प ली, और कुछ किस तरह गए, थोड़े वृक्षारोपण टाइप से, एक भी पौधा नहीं था वहाँ पे कुछ। अच्छा, बिल्कुल बंजर सा पड़ा हुआ था एकदम, बिल्कुल जैसे लग रहा था कुछ है ही नहीं। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो लगेगा। हाँ बिल्कुल। तो उसको परिवर्तन किया गया धीरे धीरे करके। अब परिवर्तन करते ही करते आता है, तो वहाँ उस समय सर 74 की छात्र संख्या थी बच्चों की, और मतलब 20-25 बच्चे आते थे। लेकिन धीरे धीरे करके 3 साल जब गुजरे हैं मेरे, तो बच्चों की छात्र संख्या, लास्ट जब मैंने स्कूल छोड़ा था, मतलब सम्मिलन हुआ, कंपोजिट हुआ विद्यालय, 2 कैंपस में एक में हुआ, उस समय मेरे विद्यालय की छात्र संख्या 225 थी। हमने प्राइवेट की तर्ज पे ही अपने टीचर्स के साथ मिलकर प्रचार प्रसार भी किया, एजुकेशन भी सुधारी, पीरियड जो टाइमिंग थी बिल्कुल टाइम से चल रहे थे। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे जो एक शिक्षा मित्र भैया हैं, श्री संजीव जी। अगर मैं वहाँ जितनी देर भी रुका हूँ, अगर रात में भी कुछ काम हुआ कि हाँ विद्युतीकरण का पैसा आया, फिटिंग करानी है और मैं लेट हो रहा हूँ, तो वो मेरे साथ रहे, कभी चाय लेके आए, कभी कुछ। और अगर मैंने उन भैया से कहा कि भैया बच्चों जो कमज़ोर हैं उनको छुट्टियों में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, तो भैया ने उन्हें छुट्टियों में टाइम दिया। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा नाहिली को आगे बढ़ाने में, एक छात्र संख्या बढ़ाने में, और जितने भी टीचर्स थे, एक टीम भावना से बहुत अच्छा काम हुआ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था सर, लेकिन लीड किया था। हाँ, ये चीज़ तो होती है, बस नहीं था। ये तो हर जगह कि अगर लीडर चाह ले, अगर लीडर चाहता है, तो फिर धीरे धीरे टीम ऑटोमेटिकली बस फिर काम करने लगती है। तो महीन जी, सम्मेलन से पहले कंपोजिट जब हुआ था, उससे पहले 3 साल तो स्वतंत्र प्रभाव आपके पास ही था।
तो इस 3 साल में कोई ऐसी घटना या ऐसा कुछ हो जिसने आपको झिझोड़ के रख दिया हो कि ऐसा कुछ हुआ, कुछ चेंजेस ऐसा कुछ आया हो कि अरे भाई ये क्या हो गया? चेंजेस क्या सर, जब पहुंचे थे तो बारात ठहरती थी, पहले तो उसको रुकवाया, ओहो, हाँ, ये गांव में अक्सर होता है, स्कूलों में बारात तो ठहरा देना उसकी वजह होता से है। लोग मुझसे बहुत बुरा मान गए। हाँ, शुरुआत में ही जो ऑफिस बना था उसके सामने ही लोग मल त्याग कर जाते थे, उसको भुगते हैं। मतलब स्कूल को स्कूल ना कह के नहीं सर, बिल्कुल वो ऐसा लगेगा कि हमारा ये शिक्षा का मंदिर है, मतलब हमारे अरे घर का नहीं, है। वो पता नहीं किस मानसिकता के कुछ कुछ 1-2% लोग हाँ, होते वो हैं सर, एक्चुअली होता यही है। सभी नहीं होते। 1-2% वो व्यवस्थाओं को भंग करने के लिए ही होते हैं। आप स्कूल में कुछ कराइए तो हो सकता है उसको तोड़ भी दें और चीजें खराब करें। और चीजें खराब कर दें। तो वहां सर फिर मैंने एक शिक्षक को छोड़कर एक पुलिसिया रूप अपनाया था। थोड़ा सा सख्ती वाला रूप अपनाना पड़ा सख्ती था। वाला, और धमकी भी थी कि अगर किसी ने कोई विद्यालय को हानि पहुंचाई तो एफआईआर कर दूंगा। वो एक्ट लिखवा दिए थे कि इस के तहत, जी इस जी धारा जी, के तहत आपको इतने साल की सजा हो हो जाएगी, सकती है। बारात ठहराने पे ये हो जाएगा। बाकायदा सब कुछ लगा दिया था, जी तो जी कहीं जी, ना कहीं इम्पैक्ट हुआ, तो होता ही है, इम्पैक्ट तो उसका खैर असर होगा। आया। हालांकि लोगों को बुरा भी लगा। एक सज्जन तो किसी कारण से गाली गलौज भी किए, अरे, तो गाली गलौज किए तो उनको तत्काल प्रभाव से फिर प्रसाद भी बताइए दिया कि गया। जी, नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैंने आपको उनको थाने ले जाने के लिए कहा तो फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, तो फिर छोड़ दिया गया। तो कई बार ऐसी समस्या आती है बेसिक में सर कि ना चाहते हुए भी ऐसा आपको सख्ती करनी करना पड़ता है। पड़ेगी जी, और जी। लीक से हट के काम करना पड़ेगा, तब आप संभाल हाँ, पाएंगे स्कूल को। व्यवस्थाएं बिल्कुल ही जर्जर हैं, एकदम खराब हैं, और उसको बदलना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो एक प्रशासनिक रूप अपनाना पड़ता है, ज़रूरी होता है वो। नहीं करेंगे तो फिर इनमें ही बदलाव नहीं होगा। फिर अच्छा, फिर जो आपने जब ऐसा किया होगा तो आज जब वो 2-3 सालों बाद जो वही लोग आज नहीं अपने सर, बच्चों को ऐसा हुआ देखते फिर होंगे। उसमें मुझे सारे ऑफिसर्स जो बेसिक एजुकेशन के थे, जी विकास विभाग के थे, जो भी हमारे विद्यालय में विजिट के लिए आया, औचक निरीक्षण किए, एसडीएम साहब रहे, जी जी जी। तो जब जब जो आया आ, और जब वो शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित हुए, वहाँ की व्यवस्थाओं से प्रभावित हुए, तो उसके बाद पहले तो उन्होंने निरीक्षण कर लिया, उन्होंने सब कुछ देख लिया कि हाँ बढ़िया है, तो फिर मैं बहुत विनम्रता के साथ में, सर इसमें इंटरलॉकिंग करा दीजिए, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो सर धीरे यहाँ से। पे पानी की कमी है, हमें एक नल चाहिए। जी तो जो ऑफिसर्स हमारे आते थे उन्होंने भी फिर बहुत अच्छा सहयोग किया, चाहे बीएसए साहब रहे हो, एसडीएम साहब रहे हो, तहसीलदार साहब रहे हो, डीडीओ सर रहे थे, तो जो आते गए उनसे हमने कुछ ना कुछ डिमांड रख दी और और उन्होंने वो उन्होंने पूरी की। पूरा किया, यानी तो इस अधिकारियों तरह का भी पूरा करके, सहयोग आपको हाँ मिला। एक्चुअली सहयोग भी आपको तभी मिला जब आपने कुछ करने की कोशिश की तो अधिकारियों ने हाँ भी साथ दिया, क्योंकि अक्सर लोग, मैं देखता हूँ ना, टीचर्स बोलते हैं अरे साहब अधिकारी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में कमी हमारी होती है। हम खुद भी कुछ नहीं करना चाहते तो फिर अधिकारी भी कैसे क्या करेगा? सर, कमी हमारी शिक्षक की हो ये मैं पूरी तरह तो नहीं कह सकता, जी अपवाद स्वरूप तो हो सकती है, जी जी लेकिन समस्या यहाँ आती है कि कई बार जो ऑफिसर्स आते हैं तो वो टीचर्स को प्रॉपर समझ नहीं पाते, या कहीं ना कहीं आते ही कुछ ऐसी चीज दिख जाती है जो जो लगे कि से हाँ हटके हो ये जाती गलती है। है। हाँ, तो एक धारणा कहीं ना जो बनी रहती है कि बेसिक एजुकेशन ऐसी है या उनके सरकारी जी सिस्टम जी स्कूल का ऐसा है। तो अगर उस मानसिकता के तहत निरीक्षण होते हैं तो दिक्कत आती है सर। सभी ग्रामवासियों का सपोर्ट मिला, जब हमने काम किया तो उनका सहयोग भी मिला है, बड़े चढ़ के सहयोग मिला। और फिर जो लोग विद्यालय को क्षति पहुंचा रहे थे या लगता था कि उन लोगों को पता है कि कौन लोग क्षति पहुंचा रहे हैं, उनसे प्रोटेक्ट उन्हीं ने करना शुरू करा। और अच्छा, फिर वो भी आलम भाई। ये हो गया सर कि बिना बाउंड्री के मेरे सारी फुलवारी सुरक्षित थी, बिना बाउंड्री के बरामदे में लगा हुआ पंखा सुरक्षित था, कोई सामान अगर बाहर रहता वो सुरक्षित मिलता था, अगले दिन दे दिया जाता था। इतना तक हुआ है, सहयोग तो मिला। आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये अगर हम कुछ करना चाहें तो मानसिकता बदली जा करना सकती है? तो ये बात तो सही है कि हाँ कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा, और जब हम करेंगे तो फिर ऑब्वियसली उधर से भी कुछ ना कुछ होता है, सहयोग आउटपुट अपने आप होता है। मिलेगा। तो ये तो चलिए, प्रशासनिक बात थोड़ी सी हो गई। अब आपके विद्यालय पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। विद्यालय में जितने भी आपके संसाधन हैं, सर तो आजकल तो मैं देख रहा हूँ शायद स्मार्ट बोर्ड वगैरह भी हाँ है। काफ़ी कुछ आ गया है, और कई हमारे अध्यापक बंधु ऐसे भी हैं थोड़े से पुराने ओल्ड एजेस हैं, तो उतना स्मार्ट नहीं है, नहीं यूज़ कर पाते। बट मैं देखता हूँ आप तो खैर काफ़ी स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह सारे यूज़ करते रहते हैं। तो ये जो एड्स आ रही हैं, गवर्नमेंट भी अब इस तरफ काफ़ी ध्यान दे रही है, एड्स वगैरह आ रही हैं, तो आपने क्या महसूस किया? मतलब जो पुरानी शिक्षा थी, जो बोर्ड वाली शिक्षा थी और स्मार्ट बोर्ड की शिक्षा है, इसमें क्या डिफरेंस आया है? सर
ये तो सराहनीय कार्य रहा है सरकार का कि उन्होंने जो विद्यालयों को कंप्यूटर्स, स्मार्ट बोर्ड और जो ग्रांट बढ़ाई है, कंपोजिट ग्रांट, अच्छा किया उन्होंने। और ये नीड थी, बेसिक एजुकेशन की नीड थी और उनके द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया। अब रहा जो प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उनको अपडेट होना होगा सर। जी, उनको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था। देखिए हमारे यहाँ एक अजीत सर हैं, उनसे सीखा, कुछ बच्चों सीखा। अब आलम ये हो गया कि मुझे कहना नहीं पड़ता, मैं क्लास में जाता हूँ बच्चों से, तो बच्चों जरा ऑन करो, तो बच्चे खुद ही सेटअप क्लियर कर देते हैं। सेटअप क्लियर कर देते हैं। मैं कहा राइटिंग पैड पे ले आओ बेटा, तो कर देते हैं। अच्छा, इससे फायदा ये रहा कि अगर हम कुछ चीजें उनको दिखाना चाहते हैं, कोई यूट्यूब के वीडियो दिखाना चाहते हैं एजुकेशन से संबंधित, कभी कभी प्रेरणादायक कोई फिल्म दिखानी है, तो हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आती है, तुरंत की तुरंत हमने लिया, उससे लिंकअप कर दिया। और क्योंकि सर उसमें प्रत्यक्ष तौर से बच्चे वो देख पा रहे हैं तो ज़्यादा समझ पा रहे हैं। तो विजुअल चीज़ें जब सामने होती है ना, बच्चों को ज़्यादा समझ में आती हैं। हम ही अपने बच्चों को देखते हैं घर में, अगर जैसे हम लोग कार्टून वगैरह दिखाते हैं या कोई एजुकेशनल वीडियोस दिखाते हैं, तो जो चीज़ सामने आती है वो बच्चे ज़्यादा पकड़ते हैं। बिल्कुल सर। और छोटे बच्चों में ये शिक्षा देना, कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण परिवेश में होता है सर, लाइट कम आती है या कभी कभी नहीं आ रही है और क्लास चल रही है, तो उसके लिए फिर हमने एक अलग से व्हाइट बोर्ड भी लगवा रखा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो अपना व्हाइट बोर्ड यूज कर लेंगे। साथ ही साथ ग्रांट, जो कंपोजिट ग्रांट आई थी, तो रुबीना इजहार मैडम थी, उनके समय पर हमने फिर सोलर पैनल लगवा दिया। अच्छा, सोलर पैनल लगा हुआ तो इतनी ज्यादा वो तो अब तो प्रॉब्लम ही खत्म। हाँ, दिक्कत नहीं आती है। बोर्डिंग स्कूल होता है तो स्कूल में करने के समय कोई समस्या आई नहीं। सोलर एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। बस ये है कहीं कहीं दिक्कत ये आ रही है कि भवन थोड़ा पुराने हो गए हैं, टपक रहे हैं, तो वो दिक्कत तो है सर। बरसात में अभी जो बरसात शुरू हुई है, जी, उसमें बहुत पानी आ रहा है सर। और काम करवाया था, प्रधान जी के द्वारा करवाया गया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पाया अभी। चलिए, मैं भी अपने पॉडकास्ट के माध्यम से ये ज़रूर कहूँगा, सरकार से विनती करता हूँ कि एक बार ऐसे विद्यालयों को ज़रूर देखें, कम से कम ऐसे विद्यालयों को जरूर चिन्हित करें जब भवन टपक रहे हैं, जर्जर हो गए हैं, उनको तो कम से कम या तो उनको गिरवा कर दूसरा भवन का निर्माण कराएं, ताकि एटलीस्ट कम से कम बच्चों को ये या टीचर्स को ऐसी जनहानि की आशंका एटलीस्ट ना रहे। नहीं सर, चिन्हित तो हो रखे हैं जी, चिन्हित हो रखे हैं और वहाँ से बच्चों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। जी। और जर्जर भवन नीलाम करके तोड़े भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं किया जा रहा है, बिल्डिंग बनी भी है, काम किया जा रहा है। लेकिन अब है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि एक साल सही चला, अगले साल शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो टाइम से चेंज हो जाता है सर। ये तो चलिए, ये तो बात संसाधनों की हो गई। शिक्षा के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं सर। बेसिक एजुकेशन में अभी तक आपने बच्चों की तरफ से क्या समस्याएं देखी हैं कि बच्चों में एजुकेशन जो आज स्तर है, आपके स्कूल की खैर बात ही करना, मतलब वो तो मैंने पहले बताया कि इट इज अ ब्रांड नाउ, तो हमारे यहाँ भी है, तो समस्या तो सभी जगह होती है ऑब्वियसली। ऐसी क्या समस्याएं बच्चों की तरफ से आपको फेस करनी पड़ती है? सर सबसे बड़ी बेसिक समस्या हम लोगों के लिए, जो टीचर सरकारी टीचर्स होते हैं उनके लिए आती है कि उनके अभिभावक जो हैं वो पहले से शिक्षित नहीं है, जी, या वो शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। जी। वो और कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति भी आड़े आती है इसमें, क्योंकि जब फसल के काम शुरू होते हैं, कोई कटाई का या बुआई का काम शुरू होता है, किसी के पास थोड़ी सी खेती है, तो वो मजदूर लगाने की बजाय उन बच्चों को लगाता है, या फिर कहीं आलू की खुदाई चलती है तो अपना खुद भी मजदूरी कर रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों को भी लगा लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में समस्या ये आती है कि बच्चों की छात्र संख्या कम होती है। जब कम हो जाती है तो वो पिछड़ते हैं सर। वो पिछड़ जाएंगे, जो खेतों में जा रहे हैं वो पिछड़ जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों से बोला कॉपी क्यों नहीं बनाई है, जी सर पैसे नहीं थे, ऐसे नहीं। तो ऐसे बच्चों को तो हम हेल्प कर देते हैं, ज्यादातर टीचर्स उनके लिए कॉपी भी ले देते हैं और कलम वगैरह भी प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन समस्या वहां आती है जब उनके गार्जियन से कहो कि भैया बच्चा क्यों नहीं भेज रही कि मास्टर या सर अभी 5-6 दिन आलू की खुदाई है, कुछ कमा लेने दो, उसके बाद भेज देंगे। लेकिन और अगर उनसे ज्यादा कहो तो वो कहते हैं कि पैसे हमें दे दो, आप उतने पैसा दे दो। तो सर ये तो बड़ा मतलब वो बात तो बड़ा, अब मान लीजिए एक बच्चे को आप दे सकते हैं, एक बार टीचर को चाहे तो 20-25 बच्चे हो तो पूरी वेतन तो टीचर नहीं दे सकता, वो उसका अपना परिवार भी है सर। और ऐसा भी नहीं कि हर शिक्षक जिम्मेदारी मुक्त हो, कई शिक्षक ऐसे होंगे जिन पे बहन की शादी का दायित्व भी है, छोटे भाइयों को पढ़ाने का दायित्व है, बूढ़े माँ बाप का इलाज करने का दायित्व भी है। तो फिर ये लगता है कि वो उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करे।
नहीं, ये फीजिबल भी नहीं है। मतलब आप, मैं 10 बच्चों की बात भी करूं, 5 बच्चों की बात भी करूं, तो अगर 6 दिन की मजदूरी भी अगर 500 रुपए के हिसाब से हो हाँ, जाए तो टीचर कितने महीने की सैलरी चली तो जाएगी। ये समस्याएं आती हैं सर। या सबसे बड़ी अब कई बार तो मेरा फोकस सर ये और रहता है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ शायद मैं जितना पढ़ाता हूँ उससे ज़्यादा उनको एक सुनहरे सपने कि पढ़ने के बाद आप क्या पा सकते हैं, उनको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनको एक दिखा देता हूँ कि बेटा ये करो तो ये होगा। मैं उनको ये समझाने का प्रयास करता हूँ, उनके अभिभावकों को ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है तो इन किताबों के जरिए बदल सकती है। बिल्कुल। आप कोशिश अभी अभी थोड़ा कष्ट उठा लीजिए। अगर आपने अभी कष्ट सह लिए और बच्चों को प्रॉपरली पढ़ा लिया तो वो दो दिन दूर नहीं, 8-10 साल बाद, 15 साल बाद आपको हो सकता है ऐसी कामयाबी मिले कि आपकी और बच्चों की जिंदगी सुकून में आ जाए। हाँ, ये तो सही बात है कि अगर पढ़ने की आदत शुरुआत से पड़ जाए, तो प्राइमरी से ही अगर पढ़ने की आदत पड़ जाती है तो बच्चे ऑटोमेटिक फिर कुछ ना कुछ समझदार हो जाते हैं, तो पढ़ते ही रहते दूसरा हैं। ये है सर, चूंकि पहले मैं प्राइमरी में हेड टीचर रहा, कंपोजिट हुआ तो जूनियर में सहायक हो गया। अब जूनियर में सहायक होने के बाद में फिर मुझे ये लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से बच्चों को कुछ आगे की एजुकेशन के लिए दिक्कतें ना आए। तो फिर हाँ, एक सरकार की तरफ से अच्छी योजना है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता जी, छात्रवृत्ति आधारित परीक्षा। हाँ, मैं चर्चा करने वाला था इसका जी। तो हम उस पर विशेष फोकस कर लेते हैं और हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं, अजीत सर हैं, सावित्री मैम है, वो भी अच्छे से करते रहते हैं। तो उनको पढ़ाने के साथ साथ जैसे अब एक क्लास खाली है जी, लास्ट का पीरियड खाली है, तो उसमें हम अलग से तैयारी थोड़ा सा करा देते हैं या कराते रहे हैं और उनको ये बता देते हैं कि बेटा इससे आपको पर मंथ 1,000 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे, तो आप अपनी साइकिल मिलते किताबें, रहेंगे। कॉपियाँ, जी। इतनी समस्याएं नहीं आएंगी नहीं आपको। तो जब बच्चों को लगता है कि हमें कुछ मिलेगा, कुछ अच्छा, और मैं कहीं ना कहीं उनको ये भी बताता हूँ कि बेटा आपका ये चयन होगा, इस लेवल पे होगा तो आपके लिए ये, और आप अगर जनपद स्तर पे टॉप करते हैं इसमें जी, तो मैं आपको अभी एक साइकिल दूंगा गिफ्ट में। तो इस तरह कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ बताता हूँ पुरस्कार और वितरण तो खैर बहुत जरूरी एक होता है जी। एक दायरा रख देता हूँ कि इस पे बेटा इतना आपको हम अपनी तरफ से भी करेंगे। तो बच्चों में एक अंदर जोश आता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल, उसके परिणाम ये भी रहे हैं कि एक लास्ट ईयर पहले 12 बच्चों का चयन हुआ था अच्छा अच्छा, राष्ट्रीय जनपद आय। क्या मंडल में, उस वर्ष जी, सबसे अधिक चयन मेरे विद्यालय से थे। अच्छा अच्छा और इस बार 12 बच्चे का चयन है, एक विद्यालय और हमसे आगे, जी, 10 बच्चों का, जी। उनके में 11 बच्चे हुए, हमारे 10 हुए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि हम जितना बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, जी। कहीं ना कहीं उन बच्चों को एक उनके सुनहरे भविष्य के सपने भी दिखाने होंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और उनका टारगेट ही उनको पता नहीं है कि हमें करना क्या जैसे है। कि कलाम साहब जी कहते थे जी। कि इससे पहले कि सपने सच हों, हमें सपने देखने देखना बहुत होंगे। जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों को ये कोटेशन या फिर वो कहते कलाम साहब सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, कलाम वो सिंह हैं जी, बिल्कुल। सपने वो हैं जो मैं जो रात आपको में सोने सोने नहीं नहीं देते। देते। बिल्कुल सही तो बात। कहीं ना कहीं बच्चों में एक जुनून भरने का काम करना मेरे लिए बहुत जरूरी होता है और उस जुनून के ही परिणाम आते हैं कि बच्चे कामयाब होते हैं। और हमारी लिए सबसे अच्छी खुशी की बात ये होती है सर, सबसे अच्छी बात ये है कि मैं जानता हूँ कि बच्चे सेलेक्ट हुए, लेकिन उनकी जो खुशी मिलती है वो ना पैसे से मिल सकती है, ना वेतन से मिल सकती है, अलग आनंद आता है। सही बात है, वो आनंद अलग होता वो है। आनंद ही अलग होता वो है। आनंद अलग होता है। मतलब रिजल्ट उनका आता है, झूमते हम। ये बात सही है। ऐसे वाक्य मेरे साथ भी हुआ था, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक पंकज पंकज करके एक लड़का हुआ करता था, तो मैं कैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाया करता था, एज ए गेस्ट, ऐसे मतलब पैसे के लिए नहीं, ऐसे अपने शौक के लिए पढ़ाने जाता था। वो थोड़ा खुराफाती टाइप का था। एक दिन पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा गुस्से में आके मैंने थप्पड़ मार दिया। वो उस दिन कुछ नहीं बोला, 2 दिन क्लास में नहीं आया। मैं तीसरे दिन आया तो मैं उसको डांट दिया। मैंने कहा क्या हुआ भैया, तू पढ़ना उड़ना नहीं है तुझको क्या? सर पुराना जो काम था सर वो पूरा कर रहा था, वो पूरा कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, वही बात आई गई हो गई धीरे धीरे करके। सडनली आफ्टर आई थिंक 7 और 8 ईयर्स के बाद मैं भूल गया उस घटना को। घटना हो गई 5 सितंबर को मेरे पास में गिफ्ट आया। मैंने खोल के देखा, पार्कर का 250 रुपये का पेन था। वो पेन आज भी मेरे पास में है। वो गलती मुझसे ही हो गया, आज मैं लेके नहीं आया, उसको शायद लेके आना चाहिए था। तो वो पेन उसने मुझे भेजा एंड दोपहर में उसने मुझे कॉल किया, शायद उसको सूचना मिल गई होगी डिलीवर हो गया है। अच्छा अच्छा। तो उसने ट्रैक किया होगा, आई थिंक वो डिलीवर हो गया है। तो दोपहर में मेरे पास फोन आता है कि सर मैं आज दिल्ली में, कोई कंपनी का नाम बताया, मैं भूल गया उसका नाम, कि मैं वहाँ पर सर पोस्टेड हूँ। यार बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी। कि नहीं नहीं सर, अगर
तो थप्पड़ उस दिन अगर ना मारा आपने ना होता। मारा होता तो शायद नहीं। तो आज मैं भी राजा के बाग में वही हाथ नचाता हुआ घूम रहा होता। लिटरली मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना भावुक हो गया था उस समय। बिल्कुल सर। मतलब उस समय मुझे अपना एहसास हुआ कि मैंने एक जिंदगी बदल दी। बस बस बस। तो ये चीज खैर आपके सामने तो कई बार आ अच्छा चुकी लगता है सर, अच्छा बच्चे लगता है। जब कामयाब होते हैं, कहीं कुछ बन जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो एक अलग से अंतरात्मा खुश होती है कि हाँ भाई हमारा एक बच्चा कामयाब हुआ। कम से कम एक और बच्चा सच्चाई भी कामयाब सर हुआ। यही है कि किसी भी बच्चे की कामयाबी में सबसे ज्यादा खुशी उसके माँ टीचर बाप को को और बिल्कुल टीचर। टीचर को होती है। उसके अलावा चौथा पर्सन वो होगा तो बहुत ही खास होगा, अन्यथा किसी को कोई ज्यादा हाँ वो मतलब ठीक नहीं है, है। बट सच बात है कि जो टीचर को जो खुशी होती है, हाँ माँ बाप को तो ऑब्वियसली होगी कि हमारा हाँ। बच्चा सफल हो गया है, क्योंकि टीचर का डायरेक्टली संबंध फैमिली से नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन टीचर इसलिए खुश होता है कि चलो यार मेरा एक पढ़ाया हुआ बच्चा आज यहाँ निकल गया। सही बात है। तो महेंद्र जी, इसी चर्चा में जैसे आपने बताया कि ये मैं योजनाओं की बात मैं करना चाहता था कि बच्चों के सामने एक आर्थिक समस्या अक्सर रहती है। सरकार की ऐसी कुछ योजनाएं हैं आप बता सकते हैं जो छात्रवृत्ति के रूप में हों, जो प्राइमरी में या जूनियर लेवल पे हों, जो उनको दी जा सकती हैं? सर जैसे आपने अभी बताया राष्ट्रीय हाँ, आय तो करके सरकार है की योजना उनके, एक तो सर प्राइमरी शायद लेवल, 9th से चलती है मेरे ख्याल मैं बता राष्ट्रीय रहा हूँ आय। सर आपको। प्राइमरी लेवल पर तो यह है कि अगर बच्चा विद्या ज्ञान की परीक्षा पास कर लेता है प्री मेन जी और इंटरव्यू होने के बाद में, या उसका गांव घर का सर्वे करने के बाद में जो फाइनल सिलेक्शन मिलता है, जी तो उसमें बहुत अच्छी जगह वो चयनित हो जाता है। फिर उसकी परीक्षा और परीक्षा से कह रहा हूँ सॉरी, उसका सारा खर्चा, रहना, पढ़ना लिखना उनके हाथ में होता उनके यहाँ। है, जो फाउंडेशन है बहुत उसके अच्छी अंदर। बहुत अच्छा है ये एक तो ये दूसरा, हमारा प्राइमरी लेवल पे 6 क्लास में एडमिशन होते हैं नवोदय में, नवोदय में। जी तो जी वो जी। हमारा सरकार के द्वारा उनको पूरी तरह से बच्चों को वो तो पढ़ाने पूरा की नवोदय जिम्मेदारी बिल्कुल उनकी हो जाती फ्री है, है। रहना खाना। अच्छा, हॉस्टल की हाँ। व्यवस्था भी पूरी नहीं की है। और ये जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा है, जी इसमें सर ये है कि बच्चा उस टेस्ट को पास करता है, जी। उसके बाद में सरकार के द्वारा उस बच्चे के खाते में 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से भेजा जाता है। अच्छा। पर ईयर 12,000 रुपये भेज दिया इंटर तक। इंटर तक। हाँ सर, जी। लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन पड़ेगा। नहीं लेगा। ओनली गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में, एडेड स्कूल में वो एडमिशन लेता है, तब उसे मिलते हैं। अच्छा, एडिट इसमें है? एडेड में है सर, जो गवर्नमेंट एंड एडिड हाँ, स्कूल्स। एडेड जो सरकार से सरकारी है, घोषित जी। है, तो उनमें मिलता है सर ये। तो ऐसी है योजनाएं जिससे बच्चों को लाभ हो सकता है और बच्चे वहाँ चयनित हो जाए तो फायदा मिलता है सर। थोड़ा आर्थिक जो समस्या है वो तो करती थोड़ा बहुत तो खत्म की जा सकती हाँ सर, आर्थिक समस्या में सबसे बड़ी बात सर यहाँ और आ जाती है कि आर्थिक समस्या जो ग्रामीण हैं उनके पास है, और वो उस आर्थिक समस्याओं को निस्तारण करने के लिए जब बच्चों को शामिल कर लेते हैं, है। वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना, वो सर बहुत समस्यात्मक हो जाता है। प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, तो हमारे पास वो बच्चे आते हैं जिनको ना तो कोई ट्यूशन लेते हैं वो, जी बिल्कुल। और घर पर जाने के बाद में, बस्ता फेंकने के बाद में घरेलू कार्य में लग जाते हैं। बेटियां जो होती हैं वो छोटे बच्चों को, भाई बहनों को पालने में लग जाती हैं, बेचारी, ये सही बात या है। घरेलू कार्यों में लग जाती हैं। बेटे जो होते हैं उनको कई बार खेतियों के काम में लगा लिया जाता है। तो इस तरह हमारा जो शैक्षिक स्तर है बच्चों का, बिल्कुल वो थोड़ा डाउन आ जाता है सर। काफी डाउन। और इसकी भरकस प्रयास करने के बाद भी हम उसको उस ट्रैक पे लाने में बड़ा मुश्किल सा होता है, क्योंकि फिर वो अभिभावकों के वही सवाल आते हैं कि तो हमारे फसल का काम हाँ, चल हमारा रहा है, जो हमारा खर्चा है ये तो चल आप रहा है, खर्चा दे दीजिए। अब तो खर्चा सर देना वो तो समस्या आ possible जाती है नहीं। सर उस जगह, तो वो तो उतना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो समझ जाते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था सर, एक बच्चे को थोड़ा सा देख नहीं पाता था ठीक से, अच्छा अच्छा। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, और मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या दिक्कत है? सर मुझे प्रॉपर दिखाई नहीं देता, मतलब। तो मैंने कहा बेटा चश्मा टेस्ट करा लो। जी। तो बोला सर पैसे नहीं है, पापा जी के पास पैसे होंगे तब चेक कराऊंगा। तो फिर मैंने किसी तरह करके मैंने अपने पास से उसे पैसे दे के, मैं कहा बेटा पापा को देना और चश्मा टेस्ट करें। और सर चश्मा टेस्ट कराने के बाद में उसे चश्मा लगा, और जब तक पढ़ा टॉपर स्टूडेंट्स में रहा, और राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति भी उसमें सेलेक्ट चयनित हो हुआ गया। था। वेरी गुड, क्या बात है। तो अब अगर ये संसाधन न मिलता उसको, जबकि गार्जियन को क्या थोड़ा सोचना चाहिए था, लेकिन अब Anyway, नहीं सर, अब उनकी प्रॉब्लम यही होता है, मजदूरी ना हाँ, मिली वही हो, चीज़ें कई चीजें नहीं ऐसी है। हो जाती है। तो कई बार हमें भी सोचना पड़ता है कि, और करते भी हैं, ऐसा नहीं, मैं ज्यादातर टीचर बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि किसी तरह वो आगे निकले। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले हुआ
कि बच्चे से पूछा कॉपी क्यों नहीं बनाई, जी। तो कहे सर वो पापा के पास पैसे नहीं है और ऐसे ऐसे होगा तब कॉपी बना लेंगे। तो फिर मैंने उससे कहा मैं कि चलो कॉपी में लगा, तो मैंने कॉपी मंगाई, कॉपी, उसके बाद वो बच्ची आई नहीं, अच्छा, वो गायब भी हो वो गए। गायब हो गई। तो ये नहीं कह ये सकते भी कि है। एक ही ट्रैक पे जाके हम कामयाब हो जाएंगे, उसका दूसरा भी पहलू है। दूसरा पहलू भी आ सकता है, हो सकता है आप हेल्प भी करें उसके बाद भी ना कुछ आउटपुट मिले, लेकिन उसकी वजह से हेल्प करना बंद करना नहीं कर सकते। या फिर अपने प्रयास बंद करना वो नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ और भी है कि एक चीज़ में काफ़ी चर्चा में आपका स्कूल रहा था कि मैंने भी पेपर्स में देखा था कि बच्चे विप्रो करके कुछ प्रोजेक्ट था, उसमें कुछ हाँ, गए थे। हाँ सर, हाँ। तो ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। जिन बच्चों ने शायद मैनपुरी आने का सपना ना देखा हो और वो प्लेन से उड़ के अजीम प्रेमजी से मिलके आए हो और वहां से पुरस्कार लेके आए हो, सर ये कैसे हुआ? उसमें ये था कि हमारे यहाँ शिक्षिकाएं थी, जी। सुश्री निशंका मैम, जी। तो उनके उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट कचरा प्रबंधन विप्रो जी का था। अच्छा। कचरा प्रबंधन, जी। तो उस पर काम किया गया था और उसकी एक टीम चयनित की गई थी बच्चों की। अच्छा। तो 6 बच्चे लेकर उन्होंने उस साल पहली बारी प्राइमरी को शामिल किया गया था, वैसे जूनियर होते थे सर, अच्छा। जूनियर लेवल से वो शुरू होता, लेकिन उस साल पहली बार शामिल किया गया था। और तो उन्होंने उन 6 बच्चों के साथ में मिलकर उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। वो उस प्रोजेक्ट का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था। तो जी, जब जी, वो जी। राष्ट्रीय स्तर पर हुआ तो चूंकि मैं हेड टीचर था, तो मुझे और उनको और साथ ही साथ उन 6 बच्चों को जी। बाई एयर बाई एयर टिकट बुलाया गया भेजकर बुलाया गया था, वहाँ सम्मानित किया गया था। तो ये उनका काम था सर, मैं तो महज एक हेड टीचर होने के नाते। नहीं, ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी एक लीडर होने के नाते श्रेय तो थोड़ा बहुत तो जाता ही है, ऐसी बात नहीं सर, काम तो जिसका है तो उसका है। है। चलिए, इसके लिए मैं निशंका जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम एक ये चीज़ करके दिखाई कि ऐसा भी किया जा सकता है। तो बच्चों का क्या रिएक्शन था जब वो वहां से लौट के आए? सर बच्चों का क्या, मैं खुद पहले हवाई यात्रा नहीं किया था। पहली हवाई यात्रा मेरी उन बच्चों के साथ में ही थी और बच्चों के लिए हमने भी उसी तर्ज पर उनके लिए बाकायदा ब्लेजर वगैरह भी लिए थे, क्योंकि अच्छे लगे, लुक वाइज बहुत अच्छा है और बच्चों भी अच्छे रिएक्ट किए। मैं तो हतप्रभ था कि बच्चे बड़े अच्छे एंजॉय भी कर रहे थे। साथ ही साथ मुझे ये नहीं लग रहा था कि जैसे ये बच्चे हमारे ग्रामीण परिवेश की, उनके बैठने का तरीका, प्लेन में और सब चीज़ें, उनको कुछ खाने पीने का तरीका, तो हाँ, ये बिल्कुल ही उन्होंने बदल लिए थे। पहली बार बैठे तो फिर हाँ, बड़ा अजीब बदल लिए थे और बड़े अच्छे से एंजॉय करते हुए गए थे। वहाँ भी उन्होंने अपना अच्छे से, शायद जो चीज़ें मुझे नहीं आ रही थी वो बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते थे। हाँ, नया माइंड है चीज़ें तो ऑपरेट करने के लिए, तो अच्छा लगा बच्चों को। और आज वो बच्चे सारे शायद इस बार हैं 10th में होंगे सर, 10th क्लास का। जी। तो पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए सर क्या होता है। हाँ, खैर वो तो आप वहाँ से निकल चुके होंगे अब तो। हाँ, इंटर कॉलेज में हैं बच्चे। महीन जी, ये जैसा कि आपने बताया कि अब थोड़ा सा अगर अभिभावकों की बात करें तो ये बात सही है कि अभिभावक ज़्यादातर इलिटरेट ही हैं, तो स्पेशली आपके यहाँ पे आते हैं। मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जो पढ़ा लिखा होगा। नहीं सर, पढ़े लिखे भी हैं। तो उनकी तरफ से जैसा एक समस्या तो यही होती है कि फसल के समय पे ये लोग करते हैं, इसके अलावा और कोई ऐसी समस्या गार्जियन की तरफ से आती है? जो सारे अभिभावक पढ़े लिखे हैं और शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं सर। हाँ, वो हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़े लिखे परिवार से आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जिनको अनावश्यक कार्यों में संलिप्त नहीं किया जाता, वो बच्चे अच्छा ग्रोथ करते हैं। अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसे बच्चे मैं बता रहा हूँ सर, जो बच्चे कक्षा 1-2 में बहुत ही कमज़ोर रहे हैं लेकिन लगातार स्कूल पढ़ने आए हैं। जो बच्चा, मैं मानता हूँ सर, सरकारी स्कूल में जो बच्चा लगातार पढ़ने आएगा वो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेगा और अच्छा सीखेगा। मेरी नज़र में अभी भी एक बच्चा है, क्या नाम उसका, तो वो बच्चा सर 3rd 4th तक बहुत ही नॉर्मल रहा, बिल्कुल, और बहुत ही उद्दंड किस्म का। अच्छा। उसे 8th में आकर 6 में भी बदमाशी की उसने, लेकिन शरारती जरूर था और शरारत करने के बाद में वो सब चीज़ें बदल देता था। कैसे शरारत खुद की है, नाम आपका आएगा, नाम आपका दूसरे का इतना एक्टिव था। तो उसने जब उसे तैयारी कराई और बहुत अच्छा उसने रेस्पॉन्स दिया और हमारे जितने बच्चे पास हुए सबसे ज़्यादा नंबर उसी के हैं राष्ट्रीय छात्र। तो मैं ये भी जानता हूँ जो बच्चा शरारती है, खुरापाती है सर, उसको अगर हम एजुकेशन के ट्रैक पे डाल दें तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता है। उसका आईक्यू तो तेज है ही है। हाँ सर, वो शरारत इसीलिए कर रहा है, उसके दिमाग में खुरापात इसलिए आ रही है बिकॉज उसका आईक्यू वो अच्छा कर जाता है। जी।
और बहुत सीधे बच्चे होते हैं, वो शायद पिछड़ जाते हैं उन बच्चों से। हाँ, लेकिन ये शरारती बच्चे अगर इस ट्रैक पे आ गए तो अच्छा वो अच्छा परफॉर्म आउटपुट कर मिलता है जाता सर। है। सर एक समस्या बहुत देखी जाती है, मैं हमेशा सुनता हूँ, गार्जियन से भी सुनता हूँ कि ये बच्चे हमारे मोबाइल बहुत देखते हैं, मोबाइल बहुत देखते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, इसका बेसिकली जिम्मेदार है कौन? सर अब विडंबना कहिए या फिर कहिए कि ये जो डाटा सस्ता हुआ है, या फिर अब पहुंच हमारी हर किसी के हाथ में हो गई है, मोबाइल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बच्चे थोड़ा बहुत तो जा रहे हैं, डाउनफॉल में जा रहे हैं। और थोड़ा बहुत नहीं, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, उनका टाइम इसमें ज़्यादा जा रहा है। क्या कुछ हद तक इसके लिए गार्जियन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? सर वो जिम्मेदार हैं, चूंकि अब ये है, मोबाइल अगर घर पे है, मम्मी काम में लगी हुई हैं, पापा खेत पे चले गए हैं, तो फिर बच्चा उसको देख रहा है, नेट पड़ा हुआ है, चल रहा है। और नेट भी ऐसा है कि पर डे 1.5 GB है, 2 GB है, एक पता खराब ही होना है, तो उनको भी लगता होगा शायद देखने दो, बेकार तो जा ही रहा है। लेकिन अगर एक नकारात्मक पहलू तो ये है कि वो रील्स देख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, या फिर कुछ जी जी जी, गलत साइट्स सर्च मार रहे हैं, ये तो खैर नकारात्मक। एक्चुअल में गार्जियन को भी नहीं पता क्या लेकिन देख सच रहे हैं। बताएं सर, अगर ये इसी मोबाइल का प्रयोग अपने एजुकेशनल चीज़ें देखने में, कुछ नई चीज़ खोजने में लगाएं, तो शायद यही पहलू हमें फ़ायदा भी दे जाएगा। हाँ, अगर एक चीज़ का नेगेटिव पहलू, उसका पॉजिटिव पहलू भी है। बस सर ये बट तो हाँ, है। ये बात तो सही है कि गार्जियन जब खुद ही एजुकेट अगर नहीं है तो उसको ही पता नहीं है कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, बात क्या ये नहीं भी कर आ रहे रही है कि सर उन्होंने मोबाइल तो ले लिया है, जी। ऑपरेट करना वो नहीं जानते, और बच्चे सीख गए हैं। हैं। बच्चे सीख रहे हैं, वो जो चीज़ देख रहे हैं, हो सकता है उनके पिताजी को पता ही नहीं है कि उनको वो क्या पता ही देख नहीं रहे है क्या हैं, देख रहे हैं। क्योंकि वो हिडन कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, तो वो एक्सपर्ट हो गए हैं इन चीज़ों में। तो मेरे ये हिसाब से तो फिर ये होना चाहिए कि या तो गार्जियन बच्चे को, मतलब मैं तो सोचता हूँ शायद गार्जियन खुद ही यूज करना लगभग ना कर दे, बंद ही कर दे। सर अभी खैर ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो खैर आजकल सही तो बात सर है। हर चीज़ OTP, हर चीज़ हाँ व्हाट्सएप, हाँ, ये तो खैर वो तो आना ही आना ये है। तो बड़ा समस्या है। किसी की पेंशन भी आ रही है तो उस पर भी वो कुछ डाटा online मांग ही आ लेंगे, रहा है। उससे दे दीजिए, या कोई और चीज़ें हैं। तो इसका प्रयोग तो ऐसे हो गया कि जैसे सांस लेने के बराबर सा हो गया सर। कुल मिला के ये है कि उसका यूज लिमिटेड करने की हाँ, गार्जियन को हाँ। फैसिलिटेट करना चाहिए, भाई इसका चीज का लिमिटेड यूज करो, और बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है इस पर तो विशेष ध्यान रखना है। अभी सर मैंने कल ही पढ़ा था, मैं देश का नाम भूल रहा हूँ, एक तो उसने बैन कर दिया बच्चों के लिए, बिल्कुल अच्छा अच्छा अच्छा। सोशल मीडिया बैन कर दी। तो कहीं ना कहीं ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि बच्चों की पहुंच उन गलत साइट्स पे ना पहुंचे, या फिर रील्स वगैरह के लिए प्रतिबंधित रहें। हाँ, और ये सर ये होना इतना सहज नहीं है। तो रील्स वगैरह का तो प्रचलन खैर मैं देख रहा हूँ इतना ज़्यादा हो चुका है। बच्चे भी उसमें, बस जिसके जबान पर मैं देखता हूँ, अगर 4 बच्चे हैं तो उसमें से 3 की जबान पे होगा मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए। हाँ सर ये तो है। नंबर्स बढ़ाने पे तुले हुए हैं। एनीवे चलिए, तो आज के इस दौर में जो शिक्षा आज के समय में, आप तो खैर काफ़ी समय पहले से काम कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस आज का जो शिक्षा का परिवेश है, जो नई शिक्षण नीति हमारी आई है, अब जो शिक्षा चल रही है और जो पहले आपने शुरुआत की थी तब से अब में क्या डिफरेंस आया है? सर देखा जाए तो जितना हम लोग भौतिक युग में आ रहे हैं, जितना संसाधन अलग मिल रहे हैं, पहले एक ये था कि एक एक टीचर अपनी पूरी क्लास संचालित भी कर लेता था, एक पेड़ के नीचे पढ़ा देता था। जी बिल्कुल। और कई ऐसे होते थे कि प्रॉपर टीचर हैं, और हम तो इतना जानते हैं कि आप या हम या फिर हमारे उम्र के ऑफिसर्स बहुत से ऐसे होंगे जो सरकारी विद्यालय से ही पढ़े हुए हैं। मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ। हम सब लोग सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन बात ऐसा नहीं है कि सरकारी शिक्षा बिगड़ चुकी है, बल्कि उस समय के हिसाब से और अब इस समय जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी ज़रूरत है, उनको बुनियादी ज़रूरतें हमारी पूरी होती रहे, तो शिक्षा का स्तर फिर सर वही आ जाएगा। इससे वही आ जाएगा। अब चक्कर ये है सर कि जैसे जैसे भौतिक संसाधन बढ़े हैं, जी, हर माता पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे स्कूल में जाए। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा भी संपन्न है तो वो कोशिश अब करता है कि अच्छा निकल के जाए। जब चाहे गरीब बच्चा, गरीब परिवार से हो चाहे अमीर परिवार से, हर कोई ये चाहता है। बात यहाँ आती है कि हमारे स्कूल को देखकर, कहीं ना कहीं भौतिक परिवेश को देखकर अट्रैक्शन पैदा नहीं हो रहा लोगों में। हाँ, जो वो प्राइवेट की बिल्डिंग्स हैं, इतनी हाँ, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्राइवेट की बिल्डिंग्स अच्छी हैं, आपको हो सकता है बता दें कि कंप्यूटर की सुविधा भी हाँ, देंगे, ये AC मिलेगा, की वो सुविधा मिलेगा। देंगे, पंखों की, भले कुछ हो या ना हो, वो अलग बात है। क्योंकि हमने देखा है कि लिखा जितना होता है उतना नहीं मिलता, नहीं होता है, और नहीं टैक्स, होता है, बिल्कुल पानी सही का भी पैसा देना पड़ता है, कंप्यूटर का भी देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है।
हमारे यहाँ कई स्कूल में कंप्यूटर हैं लेकिन ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, ऑपरेटर उसका रीजन या है कि कुछ टीचर ना ही नहीं है। कुछ खराब हो गए हैं तो वो सही नहीं हो पा रहे हैं। तो वो संसाधन, क्योंकि आज की नीड है आज के हिसाब से शिक्षा देने की सर। उस समय एक शब्द कहा जाता था टीचर से कि सर हड्डी हड्डी हमारी, खाल आपकी। हाँ, ये तो बात सही है, उस समय तो ये होता था। और शिक्षक से बच्चा इतना डरता था, अगर देख लिया टीचर हाँ, को तो वो सीधा जाता तो पूरा स्कूल में सम्मान दिखाई भी देगा। था, डरता भी था। उनके अभिभावक भी बहुत सम्मान करते सम्मान थे। करते कारण थे, ये था सही बात है। कि उनको लगता था कि मेरा बच्चा यहाँ से जिम्मेदार नागरिक बनेगा, यहाँ से कामयाब होगा। आज स्थिति उलट गई है उल्टा सर। उल्टा हो चुकी है। हमारे पास में डराने का, धमकाने का, पीटने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए मैं जानता हूँ भयमुक्त शिक्षा देनी है, ठीक है, लेकिन अभिभावक भी भयमुक्त शिक्षा देने के बाद में अनावश्यक तौर से जी, कभी कभी वो टीचर्स को जबरदस्ती परेशान कर रहे लेते हैं कि हाँ, भाई molest ये कर हुआ। रहे हो। अब होता क्या है, उनमें किसी बच्चे की पैसा नहीं आया, डीबीटी से पैसा नहीं आया, तो उसका अब उसमें जिम्मेदार टीचर टीचर। है, बजाय टीचर का उसका कोई लेन देन नहीं कई है। बार ऐसा होता है कि अभिभावक ये कहते हैं कि हमारे पैसे नहीं आए, हम स्कूल क्यों भेजें, जबकि टीचर ने अपनी औपचारिकताएं पूरी कर दी है सर। बिल्कुल सही बात। कोई कारण रहे होंगे, उनका खाता नहीं चला, उनके खाते में आधार कार्ड लिंक नहीं है, कुछ ना कुछ रहा, लेकिन उसका दोषी अभिभावक हमें बना देता है और शिक्षा में पिछड़ते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि इस वजह से हमारा बच्चा पिछड़ रहा है। सच बात रीजन यही है। कुछ भी है, वो स्कूल जाना बंद कर देते हैं, आना बंद कर देते हैं, करवा देते हैं कि हम नहीं भेजेंगे। सर बड़ी विडंबना है इन चीजों को लेके। जो सरकारी सुविधाएं आई किसी कारण से आप तक नहीं पहुंची, कारण आपका खुद का व्यक्तिगत है, आपका मोबाइल नहीं नंबर, आधार लिंक नहीं है, कुछ नहीं। सरकार की कोई गलती नहीं, टीचर की कोई गलती नहीं, आपने दुश्मनी क्या निभाई कि बच्चा नहीं भेजेंगे। तो ऐसी समस्या उस समय क्या था कि अगर बच्चा नहीं जा रहा है, पिताजी पीट पीट के लाल करके भेजते थे। ये तो अगर पता चल गया कि अगर बच्चा गया नहीं है तो बस समझ लो आप। टीचर क्या थे, टीचर जाते थे, निकलते बैठते, अरे भाई साहब आपका बच्चा 2 दिन से नहीं आया। अच्छा नहीं आया। आज हम कहते हैं कि बच्चा 2 दिन से नहीं आया, अरे सर क्या करें, खेत में ये काम चल रहा है, वो चल रहा है। वो 2 दिन के लिए रोकते हैं, बच्चा महीने भर रोकता है। कई बार तो फोन करने के बाद में ये रिप्लाई मिलता है। और सबसे अच्छी बात है तो सिम कार्ड ही चेंज कर देते हैं, नंबर ही चेंज कर देते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं अपना। तो फिर प्रॉपर पर डे तो कोई टीचर अगर घर जाएगा तो और बच्चों का भी नुकसान होगा, बिल्कुल कॉल से संपर्क करना पड़ता है। अब समस्या यही आ रही है सर कि हम प्रॉपर तरीके से उतना सपोर्ट अभिभावकों का नहीं मिलना, और जिम्मेदारी पूरी शिक्षक पे आ जाती है। हर चीज के लिए शिक्षक, हर चीज के लिए शिक्षक, हर चीज के लिए शिक्षक। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी है कि हमारे पास में शिक्षा के इतर भी बहुत सारे काम लगा दिए गए हैं। हाँ, अतिरिक्त भी तो खैर मैं देखता हूँ बहुत सारे काम हैं। इतने सारे काम है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई टीचर अपना उस काम में, भैया जॉब कर रहे हैं तो जाना है, सरकार के काम है हमें करने हैं, लेकिन उससे गांव वालों की नजर में क्या आता है। अब कोई टीचर आया सर, उसने साइन किए, मैसेज आया, तत्काल प्रभाव से आप तहसील पहुंचे, यही वो बेचारा वहां जाएगा, वो टीचर क्या। अब अभिभावक जो देख रहे हैं वो ये देखेगा कि साइन किया, ये साइन किया और टीचर चला गया, इनके अच्छी बात है, ये रुकते नहीं। अभी एक सर्वे आया सर, विप्रो से ही सर्वे किया गया है जी। मैं आज ही पढ़ रहा था, उसमें कहा गया है कि जो दिखाए जा रहे हैं आंकड़े कि शिक्षक गायब रहते हैं, ऐसा नहीं है। 17% शिक्षक उनके सर्वे में नहीं मिले जी। और उसमें से 15% शिक्षक विभागीय अन्य कार्यों में कोई ट्रेनिंग में था। लेकिन बाहर से क्या दिखता है, हाँ, बाहर से दिखता है कि टीचर गायब है। 2% टीचर्स ऐसे थे जो किसी कारण से या उनका अपना कोई पर्सनल रीजन रहा जो भी हो सकता है छुट्टी पे ना हो या किसी कारण से नहीं थे। अब इतने बड़े महकमे में 2% बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता सर, लेकिन छवि वो 17 की जगह 37% बना दें, 47% बना दे, क्या बना दे, क्योंकि जो व्यक्ति, जो टीचर सर बाहर से निकल के जा रहा है, अभी आया साइन किया, 1 घंटे बाद जाना पड़ रहा है उसको, अभिभावक कह रहे हैं अरे ये तो जा रहे हैं। मैं सच बोलूं बुरा न मानिए, वैसे मैं भी आज तक यही सोचता था। अभी आपने आंकड़े रखे तो आंकड़ों की बात तो गलत नहीं हो सकती, नहीं सर भी, लेकिन मैं भी यही सोचता था अभी तक, जबकि मेरी वाइफ शी इज आल्सो टीचर और बहुत रेगुलर रहती हैं अपने काम में, बट मैं यही सोचता था कि वास्तव में क्या ऐसा ही है। नहीं, कुछ समस्या है। और इसके लिए मैं अपने शिक्षक भाइयों बहनों से ये कहना चाहूँगा कि अगर कहीं जा रहे हो कोई टोक देता है तो उनको बता दीजिए कि भाई तहसील सरकारी आदेश है भैया, ट्रेनिंग में जा रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग पूछते नहीं है, अफवाह उड़ा देते कि मास्टर चले गए, वो चले गए, लेकिन हमसे कोई पूछता है तो हम तो कह देते हैं कि भैया ये काम है,
और आप चाहें शिकायत कर दो, तो आप ठीक है, शिकायत उसका करोगे पता चल जाएगा। तो जवाब दे दिया जाएगा, हाँ, उसमें कोई बात ही नहीं तो उससे ये भी तो पता चलेगा कि हाँ भाई, अगर कोई व्यक्ति सामने वाला कहता है कि आप हमारी कंप्लेंट करिए, आज हम जा रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं, बंदा काम से जा रहा है। तो हमारे यहाँ ऐसा है ही नहीं। और कोई टीचर जाता है, तो कल भी 3 टीचर्स को जाना पड़ा, तहसील की कोई मीटिंग थी, बीएलओ की, गए, लेकिन अब अचानक से कोई आएगा कहेगा टीचर गायब है। तो कहीं ना कहीं हम पर शिक्षा के अलावा, पढ़ाने के अलावा और जो जिम्मेदारियां हैं, हालांकि बहुत ज्यादा है। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा पड़ जाती है। तो उसमें फिर लगता है एक सामाजिक खाका ये बनाया जाता है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल पे ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, वहाँ तो कोई मतलब ना ही नहीं कोई गणना है, ना ही कोई ट्रेनिंग है, ना कोई मीटिंग है, सब कुछ उन्हें तो ये लगता है कि वो टीचर सारे हैं। जबकि मैं ये इस बात को समझाता हूँ, भाई एक बात बताइए, कॉमन सी बात है सर, अगर किसी को वेतन ज्यादा दी जा रही है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ अलग काबिलियत होगी, ज्यादा होगा। सरकारी महकमे में सरकारी टीचर को वेतन ज्यादा मिल रही तो प्राइवेट स्कूल से ज्यादा वो काबिल होगा। आप इस बात को समझिए। मुझे नहीं लगता है कि जैसे आपने बोला कि वेतन ज्यादा, आई डोंट थिंक कि वेतन ज्यादा है। नहीं, और वेतन तो सरकारी नॉर्म्स के हिसाब से, हाँ, कंपैरिजन में ज्यादा मैं है। सर ये इस बिहाफ पे कह रहा हूँ जो एक आम धारणा बनी है उस पे। हाँ, कि वो सरकारी टीचरों को बहुत सैलरी आप मिलती है। सामान्य नागरिक को छोड़कर एजुकेटेड लोग भी हैं। एक डॉक्टर साहब है, मैं उनका फिर नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ठीक नहीं लगता। वो डॉक्टर साहब एक दिन मुझसे बोले कि तुम्हारी मौज है यार, जब देखो तब छुट्टी, जब देखो तब छुट्टी। अच्छा, बड़ा अजीब सा लगा। मैं कहा सर, अजीब बात है भाई, जरा आप पता कर लीजिए नहीं कितनी छुट्टियां क्या है। पुलिस महकमे में मैं तो रहा हूँ, 30 EL होती है सर जी, 30 CL होती है, 13 महीने की वेतन होती है, एक एक्स्ट्रा पे होती है। पहले 14 होती थी, एक सब खत्म कर दी, और हमको केवल 14 दिन की CL मिलती है। यहाँ 14 CL है ओनली। जो छुट्टी हमें ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता है वो मौसम की देन है, या फिर वो परिस्थितियां नहीं होती कि बच्चे पढ़ सकें। सही बात है, वो तो ठीक है, इम्पॉसिबल। तो ऐसे समय पे कहीं ना कहीं उनको ये गर्मियों की छुट्टियां खटकती हैं लोगों को। नहीं तो मैं तो ये देखता हूँ कि गवर्नमेंट उसमें भी ड्यूटी लगा देती है। हाँ, लगती है सर। अब तो वो गर्मी की छुट्टियां टीचर कहाँ बिता पाता है। तो ऐसे के लिए मैंने ऐसी समस्याओं के लिए मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ऐसा लगता है कि हमें वो छुट्टियां अनावश्यक हैं या हमारे लिए फायदेमंद हैं, तो हम तो चाहते हैं हमें EL दी जाए 30 दिन की, तो EL और दे दीजिए, 30 दिन की सही बात। CL कीजिए सर। और उसके बाद में आप जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है उनको यूटिलाइज टीचर की योग्यता के हिसाब से अन्य विभागों में भेजकर कर सकते हैं। काम ले लीजिए हमसे 40 दिन, अगर यही 30 दिन। करना है तो जी। बिल्कुल सर। और मैं यकीन से कहता हूँ सर, हमारे शिक्षक और बेहतर काम करेंगे, बस उन्हें ट्रेंड कर दिए 10-5 दिन, वो बिल्कुल अच्छा आउटपुट देंगे, और आपकी जो पेंडेंसी वाली फाइल्स हैं वो जल्दी निपटारा कर देंगे। खत्म कर देंगे, उनको पता है वो इतना। लेकिन हम उन छुट्टियों को लेके या फिर जो अवकाश पड़ते हैं 30 त्योहार वाले, उनको लेके अनावश्यक ही बदनाम किए जाते हैं सर। ये तो बात सही नहीं, ये तो खैर जगह छुट्टियां इतनी भी नहीं है, अखड़े जाते अगर हैं। ये तो छुट्टियां तो देखिए, अभी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, लगभग आधे पौन घंटे में हम लोग बोल रहे हैं, आपको तो 6 घंटे लगातार बोलना है, बहुत मुश्किल होता है बोलना। आप किसी आप आम आदमी से कह दिए कि 6-7 घंटे बोलिए और डेली बोलिए, नहीं हो पाता। क्या पॉसिबल है? क्या थकान नहीं होती है 6 घंटे खड़े रहकर बोलना? सर, मजाक बात नहीं। बोलना एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ साथ उन बच्चों को मैनेज करना, उनकी समस्याएं निपटारा करना, कुछ हो जाता है तो उनको न्याय वो देखना, वो सब करना, तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो, और फिर उनको समझाना, नहीं समझा रही फिर समझाना। तो चीजें तो हैं, प्रेशर रहता है। और कई जगह सर ऐसे रूम बने हुए हैं कि तपन या फिर उमस से हालत खराब हो जाती है। हाँ, उसमें जो है, मैं अपने स्कूल की बता रहा हूँ, एक रूम ऐसा बना हुआ है जिसमें जाने से 12 बजे के बाद आप जा नहीं सकते सर। चाहे पंखा चले, एग्जॉस्ट भी लगा दिया, 2 पंखे भी लगा दिए, लेकिन उमस है। अब बच्चे भी परेशान होते हैं, लेकिन मजबूरी लेके कहाँ जाए। उसमें जाने के बाद में सर पसीना आता है, और खूब अच्छे खासे पसीने नहा के निकलते हैं। ऐसी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। हाँ, होता है सर। चैलेंजेस तो खैर है ही है। हाँ। तो सर, अभी हमने काफ़ी चीज़ों की चर्चा इसमें की, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो बच्चे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कि अपनी शिक्षा की तैयारी कैसे करें? जो लोग इसको देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्राइमरी के बच्चे हैं, इसको देखने वाले बहुत लोग होंगे, तो सीनियर क्लासेस में भी हैं, क्या विद्यार्थी जीवन किस तरह से वो अपना रखें ताकि वो सफलता की ओर जा सकें? सर, मेरा तो कहना यही है, और सभी बच्चों के लिए, छोटे हों चाहे बड़े हों, कि आपको जीवन में कुछ भी पाना है तो एकमात्र माध्यम यही है
किताबें। जितना आप ज्ञान अर्जन कर लेंगे, भले एक नौकरी भले ना मिले, लेकिन दूसरे भी सेक्टर में जाएंगे या अपना व्यक्तिगत कोई कारोबार करेंगे तो हर जगह आपका वो ज्ञान लाभदायक होना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम शिक्षा के प्रति सजग रहें, अनावश्यक अपना टाइम इस समय खराब ना करें। अगर ऐसा करते तो आगे आने वाली जिंदगी आपके लिए कष्टकारी होनी है। बहुत कष्टकारी। वो कहते हैं कि अभी जो बच्चे हैं शिक्षा जगत में और जो अभी पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी जीवन गुजार रहे हैं, इस समय अगर वो 5 या 6 घंटे मजदूरों की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल, तो राजा की तरह काम करेंगे। वो आगे अपनी पूरी जिंदगी उनकी अच्छी। और जिन्होंने इस समय राजा की तरह जिंदगी जी ली ना सर, तो आगे मजदूरों की तरह काम करना पड़ेगा। सर गार्जियंस के लिए आपकी क्या राय रहेगी या क्या आपकी रहेगी कि सर अभिभावकों से तो मेरा विनम्र अनुरोध यही है कि बच्चों में पढ़ाई में कोताही ना करें। भले ही आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी रहे, आप किन्हीं संसाधनों से कहीं बचत करके कुछ भी करें, लेकिन बच्चों को अच्छे से पढ़ा लें। बच्चों का जो आप एक दिन भी गैप करवाते हैं, वो फिर कितनी भी कोशिश कर ली जाए उनको वो उतना आउटपुट नहीं मिलने वाला। आज जो उनका वो चैप्टर छूटेगा, जो टीचर ने सिखाया वो छूटेगा, वो उसी तरीके से, उसी लयबद्ध तरीके से दोबारा सिखाना मुश्किल होगा। हाँ, क्योंकि देखिए अपना करिकुलम बना हुआ है कि हमें तो मजबूरी है एक साल में पूरा कोर्स खत्म भी करना है। ऐसा नहीं है कि 2 बच्चों को वैसे हम पूरी क्लास को पिछाड़ नहीं सकते सर, वो भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, सबको देखना है। तो गार्जियंस की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को देखें कि हमारे बच्चों को क्या होमवर्क मिल रहा है या क्या क्लास वर्क कराया गया, तो उसके हिसाब से एक्ट भी करें, गैप ना करें। बच्चा अगर रेगुलर स्कूल आएगा तो जरूर आउटपुट मिलेगा, मैं यकीन से कहता हूँ इस बात पर। नो मैटर वो कहाँ से है क्या, अगर रेगुलर आएगा तो शिक्षक को मैं समझ सकता हूँ किसी की आर्थिक स्थिति ऐसी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन उन बच्चों के नन्हे हाथों से आप कितना काम ले लेंगे। लेकिन ये भी तो है ना, देखिए कि सरकारी स्कूल में तो सब कुछ फ्री ही है। ड्रेसेस उनके लिए फ्री हैं, फीस लगती नहीं है। MDM योजना बहुत पहले से चली आ रही है, एक समय का खाना भी बच्चों को दिया जा रहा है, जूते हैं, स्वेटर्स हैं, मेरे ख्याल से शायद बुक्स वगैरह सब कुछ, बुक्स, एवरीथिंग इज फ्री। तो ऐसे परिवेश में भी अगर गार्जियन अगर ना पढ़ा पाए तो मेरे हिसाब से तो फिर गार्जियंस को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़े। गार्जियंस केवल इतना सोच ले जो स्थिति उनकी है, आर्थिक स्थिति, क्या वही उन बच्चों पे इम्प्लीमेंट चाहते हैं, बच्चे वैसी स्थिति से गुजरे। अगर नहीं तो पढ़ाई करना अच्छे से। और सर जो अक्सर जो है, मैं काफ़ी मिथक तो आपने अभी ख़त्म ही कर दिए आंकड़े देकर, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे अक्सर बाहर ये कहा जाता है कि यार सरकारी स्कूल तो ऐसे ही हैं, सरकारी स्कूल तो उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ आपके स्कूल से संबंध और भी हमारे शिक्षक बंधु कई ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा खासा किया है। ऐसे शिक्षकों के लिए, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जिनकी धारणा बनी हुई है कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है या ऐसा कुछ है जो उन्होंने मन में बिठा रहा है, उनके विचार बदलना इतना सहज नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि सरकारी स्कूल बहुत से ऐसे हैं जो भले हाईलाइट ना हों, लेकिन बच्चे वहाँ के बहुत बड़े और बहुत अचीवमेंट्स ले रहे हैं, अब कामयाब हो रहे हैं। अभी बड़ेहरी के स्कूल की बात करूँ मैं आपसे, मैनपुरी में है, दिनेश चाक्य भैया हैं, प्रिंसिपल हैं उनके, तो उनके स्कूल का बच्चा एक IITN भी है, और एक MBBS डॉक्टर भी है, उनका पढ़ाया हुआ, और एक और कुछ बताया था उन्होंने, 4-5 बच्चे बड़े अच्छे कामयाब हुए। उन्होंने कब पढ़ाया होगा, जबकि उन्होंने प्राइमरी में पढ़ाया था। तो ऐसा नहीं है। और यूपी में कई विद्यालय ऐसे हैं जहां एडमिशन के लिए विधायकों की भी सिफारिश आती है सर। इटाली माफी है सर संबंध में, इटाली माफी तो खैर उसकी तो बात है, लेकिन अब इटाली माफी जो बना है, व्यक्तिगत एक टीचर्स की सोच भले हो या उनकी पूरे स्कूल की सोच हो, लेकिन वहाँ जो संसाधन मिले हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक और प्रशासनिक सपोर्ट जरूर मिला है उनको, और होना भी चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि जहाँ तक संभव हो टीचर्स को के स्कूल के संसाधनों को राजनीतिक भी सपोर्ट मिले। MP MLA जो महोदय होते हैं, माननीय होते हैं, ये कहीं ना कहीं उनको आर्थिक जो समस्याएं हैं या जो सोलर पैनल हैं या कंप्यूटर्स हैं या फिर बिल्डिंग चीज़ें भी हम इनको सही करवाने में आर्थिक मदद करें, या प्रशासन की तौर से भी विनम्र अनुरोध है कि अगर कुछ ऐसा लगता है उनको कि आप हमारे स्कूल के लिए बेहतर कर सकते हैं तो करें। अभी जब नाहली की बात बताऊं सर, एक समय जब वहाँ हेड टीचर था, अब तो शायद उसमें कंपोजिट हो गया, तो एक बार क्या हुआ,
वार्षिक उत्सव करना था सर, जी अच्छे स्तर पे करना था, लग रहा था कि कुछ कराया जाए, तो दोनों स्कूलों ने मिलकर वार्षिक उत्सव करने का प्लान बनाया। तो मेरा दिल था कि कहीं ना कहीं इन बच्चों को डीएम साहब या सीडीओ साहब अच्छा, उनसे संबोधित करें, ताकि उनको लगे कि हाँ एक आईएएस कैडर क्या होता है, ये होता है। और बच्चों से अगर कभी पूछते थे तो बच्चे बताते थे कि हाँ क्या बनना है, कि पुलिस बनना है या ये बनना है। अभी तक बच्चों के जहन में जो बैठा हुआ है कि एक छोटी सी पोस्ट जो वो देख लेते हैं, तो मैं उनको टॉप क्लास पे आईएएस आईपीएस वगैरह से मिलवाना चाहता था। जी तो मेरे मन में आया तो मैंने कोशिश की। डीएम साहब का इत्तेफाक रहा कि वो मीटिंग थी कमिश्नर साहब की, तो वहाँ चले गए। सीडीओ साहब भी यही बोले कि अरे हमारे पास मीटिंग है। तो फिर मेरे दिल में आया चलो कप्तान साहब ने जी 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 श्री राजेश एस जी कप्तान थे, जी 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 अच्छा नेचर था। जैसे तैसे अनुमति मिली, मिलने की गया। सर बोले बताइए। मैं कहा सर मैं ऐसे ऐसे टीचर हूँ। और बोले हाँ बताएं। मैं कहा सर वार्षिक उत्सव है और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा समय दे दें हमें बच्चों को, तो एक बच्चों को अच्छा लगेगा और कुछ जान सकेंगे जी, हाँ और हमें भी अच्छा लगेगा सर। तो सर बोलते हैं आपको पता है उस दिन उस तारीख पे कौन सा दिन है? मैं कहा सर फ्राइडे है, शुक्रवार। तो आपको पता है कि कितना काम होता है कप्तान के पास? मैं कहा हाँ सर। मैं कहा आपको सुबह परेड में जाना है, सलामी लेनी है, उसके बाद में ओआर रूम होना है, वहाँ सारे सीआर वगैरह देखे जाएंगे, किसी को सजा देनी है, किसी की छुट्टी सेंशन करनी है, किसी को आपको 12-1 बज जाएंगे वहाँ बैठे बैठे और भी और काम है। बोले आपको कैसे पता? मैं सर मैं पुलिस महकमे में ही था। महकमे में थे जी। तो सर थोड़ा सा मुस्कुराए, बोले फिर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? मैं कहा सर क्षमा चाहूँगा, लेकिन सर अगर सेंट मैरी, सेंट पीटर, सेंट थॉमस इत्यादि किसी स्कूल का को आपको बुलाया जाता या हमारे ऑफिसर्स को बुलाया जाता तो शायद सहर्ष आप लोग पहुँच जाते। लेकिन हमारे और नहीं जो होना आपके चाहते। अपने विद्यालय हैं, आपके खुद के विद्यालय हैं, जो सही खुद बात के है। विद्यालय हैं, सिस्टम के विद्यालय हैं, वहाँ पर सर थोड़ा सहयोग की अपेक्षा तो करता ही हूँ। तो सर थोड़ा शांत हुए, मैंने नमस्ते की, मैं जय हिंद और चला आया। जस्ट 1 मिनट भी हुआ था, पीछे से पीआरओ साहब जो इंस्पेक्टर इनके होते जी, हैं जी। आए दौड़ते हुए, अरे सर कप्तान साहब आपका नंबर मांग रहे हैं। मुझे लगा यार कहीं नाराज सुनी हो गई। कप्तान तो कप्तान भाई, क्या हैसियत मेरी उनके सामने। फिर भी मैंने डरते डरते नंबर दे दिया। फिर सर का व्यक्तिगत फोन आया कि महेंद्र जी क्या कार्यक्रम है? मैं कहा सर बच्चों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम है, वार्षिक उत्सव मना रहे हैं और कुछ नहीं, कोई राजनीतिक तो नहीं है। मैं कहा सर बिल्कुल। फिर कुछ दिनों बाद एलआईयू इंस्पेक्टर साहब का फोन आया, वो फिर देखने आए, इंस्पेक्टर विरोध स्कूल को चेक करने आए। उसके बाद फिर कप्तान साहब का फोन आया, वो प्रोटोकॉल उनकी है। हाँ, बोले मैं 11 बजे आ जाऊँ। अरे मैं कहा बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यकीन मानिए सर 11:01 पे सर की गाड़ी गेट पे खड़ी हुई थी, टाइम के पाबंद। हाँ, बहुत शानदार तरीके से आए। मंच थी, उस दिन एसडीएम साहब भी आए थे, बीएसए साहब भी आए थे और वो भी आए थे, तहसीलदार साहब भी थे, और बहुत अच्छे से सर ने संबोधित किया। सर ने बताया कि उनके पिताजी माताजी भी बेसिक एजुकेशन के टीचर हैं, वो भी उसी स्कूल के पढ़े हुए हैं। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा ये लगा सर कि कप्तान साहब जैसे ही खड़े हुए, सारा महकमा पुलिस का ऑब्वियसली वो खड़ा हो जाएगा, मतलब प्रोटोकॉल है सर, सीओ साहब को खड़ा तुरंत सब सर सर सर। तो बच्चों को वो इफेक्ट पड़ता देखकर है ये लगा उसमें। कि यार ये कौन है। ये अधिकारी ऐसा है तो हाँ। हमें बनना चाहिए। तो ये सही बात है। मैं अक्सर कोशिश यही करता हूँ कि बच्चों को प्रत्यक्ष तौर से दिखा सकूं, उनको एक सपने बुनने में उनकी सहायता कर सकूं और उनके अंदर एक आग पैदा कर सकूं दिल में कि पढ़ के मुझे कुछ कामयाब होना है। वही अगर हो जाएगी ना सर, तो पढ़ाई में तो ले बना लेंगे। उनको दूसरी तरफ से डाइवर्ट करके एजुकेशन सेक्टर में प्रोत्साहित इतना कर देना है कि वो एक जुनून बन जाए सर उनके लिए। ऑब्वियस बात है, जब वो जुनून बन जाएगा तो फिर वो तब फिर हुआ बाकी रहेगा और वो आगे ऐसे हम कितना भी पढ़ाते रहे नहीं काम चलता सर। ऐसे कुछ तो मेरा करते काम तो बस यही है, मैं बहुत अच्छा तो नहीं पढ़ाता लेकिन बच्चों को समझ में आ जाता है सर। और दूसरी बात यह है कि मैं उनके अंदर एक आग पैदा करने का काम करता हूँ कि वो बच्चे जुनूनी हो जाए पढ़ाई के प्रति, और मुझे करना है, रात में पढ़े दिन में पढ़े, और वो सीखें। और जब सीखेंगे और एक जुनून पैदा हो गया ना सर, तो फिर ऑटोमेटिक वो आगे चल के। लेकिन बस यही है, थोड़ा एक दुर्भाग्य ये रहता है सर कि इंटर तक तो जुनून, वो 8वीं तक तो जुनून रहता है, और जैसे ही इंटर में पहुंचे तो टच थोड़ा सा कम हो जाता है। तो थोड़ा तो और वही एज ऐसी होती है बहकने की,
हाँ तो खैर वो तो वहाँ पर तो गार्जियन को तो फैसिलिटेट करना चाहिए। जब कभी मुझे मिल जाते हैं बच्चे तो तब ब्रीफ कर देता हूँ, और कहीं लोग मुझे गलत जगह खड़े हुए हैं तो तुरंत डांट देता हूँ। नहीं, ज़रूरी है, ये ज़रूरी होता है टीचर के लिए, कहीं भी देखें और बच्चे सम्मान भी करते हैं, ऐसी नहीं, बात नहीं, बच्चे अध्यापक का सम्मान भी बच्चे करते ये जानते हैं सर, अगर आप अच्छा करेंगे तो बच्चे रेस्पेक्ट डेफिनेटली करेंगे। ऐसा नहीं है जो टीचर्स एक मैं बताऊं सर, मुझे नहीं कहना चाहिए इस बात का। जब मैं नायली मैं प्रधानाध्यापक पद पर पहुंचा था तो वहाँ एक बच्चा आया, बच्चा का एक मजदूर बुलाया था, मजदूर कहिए कुछ भी कहिए, तो उनको कुछ काम था मेंटेनेंस का, टूट फूट थी तो मरम्मत करवा रहा था। तो वो व्यक्ति अपने टीचर को गलत बोल रहा था कि उस टीचर ने हमें पढ़ाया नहीं, हमसे कभी बथुआ मंगाया, कभी कुछ कराया, ऐसे ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि टीचर को बच्चा सम्मान ही देगा। अगर आपने उसके हिसाब से जब वो बड़ा होगा समझ में आएगा कि उस टीचर ने मुझे नहीं पढ़ाया, तो शायद आपकी निंदा भी करेगा, निंदा भी करेगा, बिल्कुल निंदा करेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ जाएगा कि उस रिलेट समय कर रहा है ना, जैसे अभी आपने बताया सर कि आपने उस दिन थप्पड़ मार दिया बच्चे को, उसके हाँ। बाद वो जागरूक हुआ और आज एक कामयाब बच्चा बना हुआ है। बना, बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं जब बच्चा वो नाकामयाब होता है तो उसमें दोषी ढूंढता है कि मुझे सही समय पे किसने डील नहीं किया, और उस समय शिक्षक को भी अंत मन से वो बहुत खुशी मिलती है कि निंदा हाँ, करता बिल्कुल होगा सही। सर। वो ऐसा ही बात है कि वो और अपने जब अच्छा बन जाता है तो उस समय भी बच्चा रेस्पेक्ट करता है, और जहां मिलेगा वहां तुरंत चरण वंदना करेगा, पैर छुएगा और रेस्पेक्ट करेगा आपकी। हाँ, ये बात सही है। जैसे अब कुछ बच्चे हैं, मैं क्या बोलूँ, कोई सिगरेट भी पीते हैं, हाँ हाँ, ऑब्वियसली है, लेकिन अब तो खैर मेरा टच छूट गया बहुत समय से। तो जब पहले मैं बच्चों के टच में रहा करता था तो मैं कॉलेज वगैरह में जाया करता था, तो अगर बाई चांस बच्चे अगर सिगरेट पी रहे हैं और मैं भी उसको नज़रअंदाज करता था कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने अगर मुंह ऐसा घुमा लिया तो बच्चे ऐसे करके पीछे कर लेते हैं। ये भी नहीं, पीछे भी नहीं करके फेंक देते थे, सर नमस्ते, दोनों हाथ जोड़ के। तो मैं बस खाली मुस्कुरा देता था, लेकिन मन ही मन ये सोचता था, मैंने कहा हाँ, देखो यार इतना सम्मान करता है, इसने अपनी सिगरेट फेंक दी। तो शिक्षक के लिए खैर इससे बड़ी हाँ, बात ये और क्या हो सही है। सकती है। तो महेंद्र जी, आपने आज इतना समय दिया हम लोगों को। एक लास्ट वाकया ये सर वाकया ये पूछना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ओवरऑल आपका क्या संदेश है हमारे समाज के लिए शिक्षा को लेकर? सर मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा देश शिक्षा में 100% हो जाए, क्योंकि सर ये फैक्ट है कि अगर शिक्षित होंगे तो अपराध रुकेगा, बात रुकेगा, बिल्कुल। और शिक्षा ही एकमात्र साधन है सर जिससे हम अपना अपराध कम कर सकते हैं। जो इतने अपराध हो रहे हैं, जो वैमनस्यताएं बढ़ रही हैं, जातिगत संघर्ष हो रहे हैं या सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, महज शिक्षा की कमी अभाव के की कारण। वजह से हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बेहतर ये है कि हम किसी भी जातीय संघर्ष में, सांप्रदायिक संगठन में, किसी की राजनीतिक संगठन में पढ़ के कहीं ऐसे ट्रैक पे ना जाए जो हम शिक्षा पाने से वंचित हों या अपने कैरियर बनाने से वंचित हो जाएं। क्योंकि उस समय तो जो करवा रहा है उसका तो काम निकल जाएगा, उनका निकल जाता, होता भी यही है। वो आप सर पीछे रह जाएंगे। एक कहते हैं ना कि हालांकि इस मंच पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मुझे नहीं पता, तो ना ही बोलूँ तो ठीक है, चलिए वो उसको चर्चा को छोड़ते हाँ हैं। वो छोड़िए सर। लेकिन फिर भी ये है कि बच्चा अगर प्रॉपर तरीके से तार्किक होगा, सीखेगा, शिक्षा समझेगा, तो इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। तो शिक्षा तो खैर जीवन का आधार बस सर वही है, एक ये है कि अगर शिक्षित है, बच्चा समझ रहा है चीज़ों को, सामने वाले को समझ रहा है कि वो हमें किस उद्देश्य से यूज करना चाह रहा है, वो ठीक है, वो अपना इस्तेमाल नहीं करवाएगा। वो दिमाग आएगा शिक्षा से। शिक्षा से, बिल्कुल सही बात है। जब एजुकेट तार्किकता होगा आएगी शिक्षा से ही सर, तभी सोच पाएगा कि हमें तभी ये सोच करना पाएगा कि चाहिए। क्या गलत है क्या सही है। शिक्षा केवल हमें एक जीवन यापन करने का साधन नहीं है सर, शिक्षा पूरे व्यक्तित्व को निखारने का साधन भी है सर, हमारे एक बेहतर नागरिक बनने का तरीका है सर ये। क्योंकि अगर शिक्षा हमारे पास होगी तो हम बेहतर सोच पाएंगे, बेहतर डील कर पाएंगे और आगे चल के अपने जीवन जापान जैसे देश में सर छोटी सी आबादी है, देखिए उसके बाद वो देश प्रेम उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। सही बात है। तो ऐसा ही देश प्रेम Education हमारे टॉप में लेवल हो, पे। यही सर इच्छा है। चलिए महेंद्र जी, आपने आज हमें अपना कीमती समय दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। दोस्तों, आज हमारे साथ थे महेंद्र प्रताप जी, जिन्होंने शिक्षा को एक नई उड़ान दी और एक मिथक तो मेरे मन में भी चलता था कि सरकारी टीचर पढ़ाते नहीं हैं। जी हाँ, मेरे मन में भी ये पहले चलता था कि सरकारी टीचर पढ़ाते नहीं हैं, वो मिथक आज खत्म हो गया। तो शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। मेरा भी यही कहना है सभी बच्चों से कि आप लोग मन लगा के पढ़ें,
सभी अभिभावकों से ये कहना है कि अपने बच्चों को ज़रूर देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देखते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्योंकि बच्चों का मन बहुत कोमल है। आप बड़े हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को कहाँ तक ले जा सकते हैं। आज का बच्चा कल का माँ बाप होगा, कल का गार्जियन होगा, और वही आगे चल के देश के भविष्य का निर्माण करेगा। तो मेरा भी आप सभी लोगों से यही कहना है अंत में कि पढ़ने के लिए जो भी करना पड़े आप करिए और आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करता हूं, और इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए, इसी तरह के वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आएंगे इसी जगह पर। तब तक के लिए नमस्कार।